सबको हमारे चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हमारा नावल कैसा लगा इसका इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और ये एआई जनरेटेड आवाज़ है, कुछ मसाइल की वजह से अपनी आवाज़ नहीं दे सकती, इसलिए अगर किसी को आवाज़ से मसला हो या फिर पसंद ना आए तो मैं माज़रत ख्वाह हूँ। शुक्रिया। वो किचन में खड़ी खाना बना रही थी जब मुमानी की आवाज़ आई। मरियम जल्दी बाहर निकलो। वो काफ़ी परेशान हुई और फौरा भागती हुई बाहर निकली। जी मुमानी, आपने बुलाया? मुमानी लाउंज में ही खड़ी थी। आर्यन आ रहा है, जल्दी से इसके लिए उसका पसंदीदा खाना बनाओ। और हमें एक बात याद रखना, इसके आने से पहले सारा काम हो जाना चाहिए, ये ना हो कि वो यहाँ आकर बैठा रहे और तुम काम कर रही हो। मुमानी अपनी ही रोमी बोल रही थी, लेकिन वो लफ्ज़ आर्यन पर साकत रह गई, जैसे यकीन ये ना आया कि वो 2 साल बाद वापस आ रहा था। इसके होंठों पर मुस्कुराहट आई थी। अरे खड़ी शक्ल किया देख रही हूँ, जल्दी जाओ। मुमानी गुस्से से बोली तो वो होश में आई और फौरा इस बात में सर हिलाती हुई किचन में जाकर गायब हो गई। इसका दिल जैसे खुशी से सरशार हो गया था। वो जल्दी जल्दी आर्यन की पसंद का सारा खाना बनाने लगी। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। दोपहर के वक्त मुमानी ने उसे बताया था कि आज आर्यन आ रहा है और रात तक उसने आर्यन की पसंद की 4 डिशेस बना ली थी। वैसे भी वो आर्यन को बहुत करीब से जानती थी और ये भी जानती थी कि उसे क्या पसंद है और क्या नहीं। तकरीबा रात के 8 बजे वो आया था। मरियम जल्दी से अपने कमरे में भागी और कोई मुनासिब सा ड्रेस निकालकर उसने चेंज कर लिया। कम से कम वो आर्यन के सामने अच्छी दिखना चाहती थी, लेकिन जानती थी मुमानी 100 सवाल पूछेंगी, इस लिए मुनासिब सा लिबास पहना ताकि मुमानी को कहीं शक ना हो जाए। वो जैसे ही कमरे से बाहर निकली तो आर्यन घर में दाखिल हो चुका था। इसका दिल मचल रहा था, आर्यन को देखने के लिए दिल चाह रहा था बस जल्दी से इसके सीने से लग जाए, लेकिन वो अपनी हुदूद जानती थी। उसे बाहर से बातों की आवाज़ आ रही थी। वो लाउंज से बाहर निकलकर सहन तक आई तो वो अपनी मुंह के सीने से लगा हुआ था और मरियम का दिल धड़कना भूल गया। गुजरे 2 सालों में वो ज़्यादा हैंडसम हो गया था। मुंह से अलग होने के बाद इसकी नज़र सीधा मरियम तक गई। इसकी आंखों में मोहब्बत थी, जिसे पढ़ते मरियम की आंखों में नमी चमकी थी। वो इससे बहुत सारी शिकवे करना चाहती थी, लेकिन बस खामोश हो कर रह गई। कैसी हो बालाखर, उसने पूछ ही लिया। आपके सामने हूँ, वो कहना चाहती थी। तुम्हारे बना बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, लेकिन बस जब्त कर गई। चलो जाओ जल्दी से फरेश हो, आओ फिर खाना खा लेना। चलो मरियम, खाना लगा दो, मुमानी ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा तो मरियम इस बात में सर हिलाती हुई किचन में घुस गई। वो भी अपने कमरे में जाकर गायब हो गया और 10 मिनट तक ही मरियम ने सारा खाना लगा दिया था, वो भी शावर लेने के बाद। कमरे से बाहर निकला तो डाइनिंग टेबल से खाने की खुशबू आ रही थी। यकीना मरियम ने इसके लिए बेहतरीन खाना बनाया था और मरियम के हाथ के खाने का तो कोई जवाब ही नहीं था। उस लड़की के हाथ के खाने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। वो डाइनिंग टेबल पर आकर बैठा। मुमानी ने एक नज़र मरियम को देखा, जिसके चेहरे पर आज काफ़ी अरसे बाद मुस्कुराहट आई थी। जाओ एक काम करो, तुम आर्यन के लिए काफ़ी बना दो। उससे पहले वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाती मुमानी ने हुक्म सुना दिया, जो कि आर्यन को बहुत ही ज़्यादा नागवार गुजरा था। क्या हो गया है अम्मी, इसे खाना खाने दी। वैसे भी मैं पहले खाना खाऊंगा, कुछ देर बाद ही काफ़ी पीऊंगा, तुम बैठो खाना खाओ। इसने फौरा मरियम को बैठने का कहा तो मरियम के चेहरे की रंगत बहाल हुई। वो आर्यन के सामने ही बैठ गई और मुमानी एक साइड पर बैठ गई तो वो तीनों खाना खाने लगे। खाना खाने के साथ वो किन से बार बार मरियम को ही देख रहा था। उन गुजरे 2 सालों में वो ज़्यादा ही हसीन हो गई थी। खाना खाने के बाद मरियम ने सारे बर्तन समेटे और किचन में बर्तन धोने के लिए चल पड़ी। अच्छा अम्मी, मैं थक गया हूँ तो अपने कमरे मैं आराम की गर्ज से जा रहा हूँ, प्लीज़ आप मरियम से कहकर 1 कप कॉफ़ी भेज दीजिएगा। माँ को हुक्म देता हुआ वो अपने कमरे की जानिब चल पड़ा। इसने सारे बर्तन धोए तो तब तक मुमानी की आवाज़ कानों में पड़ी। जाओ एक कॉफ़ी का कप बनाकर उसे दे आओ। तो वो इस बात में सर हिलाती हुई कॉफ़ी का कप बनाकर सीढ़ियाँ चढ़ती आर्यन के कमरे के बाहर पहुंची। इसका दिल धड़क रहा था। इसने धड़कते दिल के साथ दस्तक दी तो 2 मिनट बाद ही इसकी आवाज़ आई तो वो कमरे में दाखिल हुई। वो बेड पर आधा बैठा आधा लेटा मोबाइल चला रहा था। मरियम का दिल उछलकर हलक में आया था। वो बहुत मुश्किल से अपने मन भारी कदम उठाती हुई इस तक पहुंची और कॉफ़ी का कप उसकी तरफ बढ़ाया। उससे पहले वो पलटी। इसकी कलाई एक पल से पहले आर्यन के हाथ में आ चुकी थी और इसके लमस से मरियम का दिल धड़कना भूल गया था। उसने अपनी कलाई आज़ाद करवाने की कोशिश की, लेकिन मुकाबिल की गिरफ्त सख्त
थी। कहाँ जा रही हो? शौहर 2 साल बाद घर आया है, कुछ देर के लिए मेरे पास नहीं बैठ सकती। इसके लहजे में मोहब्बत से ज़्यादा अंश थी, जिसे महसूस करते मरियम के चेहरे पर घबराहट के तासुरात आए थे। वो खामोश रही तो आर्यन ने खुद ही उसे हल्का सा खींचते अपने पहलू में बिठा लिया। क्या बात है, मुझसे नाराज़ हो, बात नहीं करोगी? इसे लगा शायद वो 2 साल बाद आया है इसलिए वो बात नहीं कर रही। मरियम का दिल चाहा वो धाड़ा मार मार कर रोए, लेकिन अपने आंसू आंखों के अंदर ही उतार गई। आप कब मुमानी को बताएंगे कि हम निकाह कर चुके हैं? इसने वही टापक छेड़ा जिससे आर्यन हमेशा भागता था। तुम जानती हो ना मैंने अम्मी से क्यों छुपाया हवा है? मैं जानता हूँ इन्हें तुम एक अंक नहीं भाती। उनका दिल चाहता है बस अपनी भतीजियों और भांजियों को मेरे सर पर मुसल्लित कर दी। बस बार बार एक ही बात कहती हैं कि बस कोई एक लड़की पसंद कर लो, तुम्हारी इससे शादी करवा दूंगी। लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल तुम पर आ गया है, इसलिए जैसे ही मुझे मौका मिला मैं इस बार अम्मी को बता दूंगा। और वैसे भी इस बार मैं पूरे 1 माह की छुट्टी पर आया हूं। इसकी बात सुनते मरियम का चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। मैं इस तरह मजीद छप छप कर नहीं रहना चाहती। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया है। वो ना चाहते हुए भी इस बार रो पड़ी थी और आर्यन के दिल को कुछ हुआ था। वो सीधा होकर बैठा और मरियम को अपने सीने से लगा लिया। कैसी बातें करती हो? जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुम्हें तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके लहजे में मजबूती थी। लेकिन ऐसे निकाह का क्या फ़ायदा जिसमें छप छप कर मिलना पड़े? मैं सबके सामने आपसे बात नहीं कर सकती क्योंकि ये मुनासिब नहीं लगता। आप मेरे शौहर हैं, लेकिन मैं आप पर कोई हक जता नहीं सकती। आखिर क्यों? इस बार वो वाकई फूट फूट कर रो पड़ी थी। आर्यन को इतनी तकलीफ हुई कि हद नहीं। बस मेरी जान में हूं, ना रोना तो बंद करो। इसने मरियम के माथे पर लब रखे तो मरियम को सुकून महसूस हुआ था। खुदा का वास्ता आप मुमानी को बता दें, चाहे इसका जो भी रिजल्ट हो, लेकिन आप इन्हीं सच बता दें। मैं इससे ज्यादा घट घट कर नहीं जी सकती। वो इसके सीने में चेहरा छुपाती घटी घटी ससकीन ले रही थी। ठीक है, इस बार मैं पक्का बता दूंगा, आप परेशान मत हो। वो जानता था उसकी मां का मिजाज कैसा है। उसकी मां को जिस दिन पता चला कि मरियम से वो निकाह कर चुका है, उसी दिन उसकी मां की सांसें रुक जाएंगी। जब वो रो रो कर थक गई तो फौरा आर्यन से दूर हो गई। अच्छा मैं चलती हूँ। वो फौरा यहाँ से भागने के चक्कर में थी, लेकिन आर्यन ने मजबूती से इसकी कलाई पकड़ रखी थी। इतनी भी किया जल्दी है, मुझे जी भरकर तुम्हें देख लेने तो दो। वो मखमूर लहजे में बोला था कि मरियम बेबस होकर रह गई। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, प्लीज आर्यन। इसका दिल उछलकर हलक में आ रहा था। आर्यन की आंखों में नागवारी दर आई थी। तुम मेरी बीवी हो, हम एक मुकद्दस रिश्ते में बंधे हुए हैं। अगर तुम मेरे पास कुछ देर बैठ जाओगी तो इसमें कोई बुराई या हरज नहीं है। आर्यन ने मोहब्बत से उसे समझाना चाहा था। प्लीज़ अब मुमानी को बता दें, मुझे बहुत डर लगता है अगर कुछ बुरा हो गया तो। वो एक बार फिर लाड से अपना सर इसके सीने पर रखती मोहब्बत से बोली थी तो आर्यन ने इसके बाल में उंगलियां चलाते उसे मजीद अपने सीने में बेंच लेना चाहा। आई पर उमस इस बार बताकर ही जाऊंगा। इस बार आर्यन भी मजबूत लहजे में बोला था। अब मैं जाऊं। उसने बहुत मुश्किल से वहां से बाहर निकल जाना चाहा तो आर्यन दूर हो गया। मर्जी है तुम्हारी। यकीना वो नाराज हुआ था। प्लीज़ आर्यन, मेरे लिए मजीद आजमाइशें मत बनाएं, इससे ज़्यादा मेरे अंदर हौसला नहीं है। वो इस बार इस कदर तकलीफ से बोली थी कि आर्यन अंदर तक तड़प उठा था। बेशक वो इसके निकाह में थी, लेकिन मुमानी ये बात नहीं जानती थी और इस तरह इसके पास ज़्यादा देर बैठना मुमानी इसके किरदार पेशक कर सकती थी। आर्यन ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से काफ़ी का कप उठाकर हमटम से लगा गया तो वो भी इस पर एक आखिरी नज़र डालते हुए कमरे से बाहर निकल गई। मरियम यतीम थी, बहुत छोटी थी जब इसके बाप ने उसकी मां को तलाक दे दी थी। उनकी आपसी रंजिशें और झगड़े वगैरह थे जिस वजह से वो दोनों अलग हो गए थे। तो मरियम की मां मरियम को अपने साथ लेकर अपने भाई के घर आ गई, लेकिन कुछ ही अरसे बाद उसकी मां की मौत हो गई थी। तो मरियम बस मामू के दर पर पड़ी रह गई। मामू ने उसे अपनी बेटियों की तरह पालना था, लेकिन 5 साल पहले मामू की मौत हो गई थी। मामू के 2 बेटे थे, बड़ा बेटा आर्यन और छोटा बेटा अरमान। आर्यन 28 साला मजबूत वजाहत का मालिक था। वो बहुत खूबसूरत था और वो आर्मी ऑफिसर था, जबकि अरमान 25 साला खूबसूरत नौजवान था। वो दोनों भाई एक से बढ़कर एक थे। आर्यन अक्सर अपनी आर्मी की जॉब की वजह से घर से गायब रहता था। इस बार भी वो पूरे 2 साल बाद घर आया था और अरमान उस वक्त लंदन
यूनिवर्सिटी में अपनी स्टडी मुकम्मल करने के लिए गया हुआ था। बस घर में मरियम और मुमानी ही होती थी। वैसे तो मुमानी को मरियम से कोई ख़ास मसला नहीं था, लेकिन बस इन्हें यही डर था कि अगर उनके दोनों बेटों में से किसी एक बेटे ने भी मरियम को पसंद कर लिया तो फिर वो क्या करेंगी। वो मरियम की शादी कभी भी अपने किसी भी बेटे से करवाने के हक़ में नहीं थी। बस इन्हें हर वक्त यही डर लगा रहता था कि कहीं मरियम के हुस्न पर उनके बेटे फरफ्ता ना हो जाए। मरियम 21 साला खूबसूरत नकुश की लड़की थी। मुमानी को इससे ख़ास मसला नहीं था, बस सिवाय इस मसले की कि कहीं वो यहाँ रहते रहते उनके घर पर कब्जा ना कर ले। आर्यन पागलों की तरह मरियम से मोहब्बत करता था और 3 साल पहले इसने ज़बरदस्ती मरियम से निकाह कर लिया था। ये उन दिनों की बात थी जब उसने आर्मी में जाने का सोचा था। उसने मुझसे बात की थी। वो लड़की हमारा खून नहीं है, ना जाने किस बाप की कैसी बेटी है, हमें क्या पता इसका ख़ानदान कैसा है। उसकी मुँह की भी तलाक हो गई थी और मैं इस लड़की को कभी भी अपनी बहू बनाने के हक़ में नहीं हूँ। जैसे ही कोई मुनासिब रिश्ता मिला मैं उसकी शादी कर दूँगी। तुम्हें अभी से बता रही हूँ। और अम्मू की बात सुनते जैसे आर्यन के तन बदन में आग लग गई थी, इसलिए उसने बनामों को पता चले मरियम को मजबूर किया कि वो इससे निकाह कर ले। मैं तुम्हें बता चुका हूँ, तुम्हें मुझसे निकाह करना है तो मतलब करना है। वो गुस्से से मरियम से कह रहा था, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ बिना मुमानी की इजाज़त कि मैं आपसे निकाह कैसे कर सकती हूँ। वो बेहद परेशान थी। मैं 1 साल के लिए जा रहा हूँ और इस 1 साल में किया से किया हो जाए। किया पता जाने से पहले तुम्हें अपनी बीवी बनाकर जाना चाहता हूँ और बस तुमसे निकाह कर रही हो, वरना अपनी जान ले लूँगा। इसने वाकई गिन अपने सर पर रख ली थी और मरियम का दिल उछलकर हलक में आया था। प्लीज़ आर्यन मत करें। वो रो पड़ी थी। तो फिर मुझसे अभी उसी वक्त निकाह करो। इसने मरियम को मजबूर कर दिया तो क्या करती। वो इससे बचपन से ही मोहब्बत करती थी। वो दोनों बचपन से ही दोस्तों की तरह रहे थे, इसलिए मरियम ने इससे निकाह कर लिया। लेकिन ये निकाह खुफिया था। इस निकाह के बारे में सिवाय आर्यन और मरियम के कोई भी नहीं जानता था। मरियम यूनिवर्सिटी के लास्ट ईयर में थी। इसे पढ़ने का बहुत शौक था और आर्यन ही इसे पढ़ा रहा था। वो इसकी हर ख्वाहिश पूरी करने की हर मुमकिन कोशिश करता था, क्योंकि वो इसकी ज़िंदगी थी। वो इससे बेहद मोहब्बत करता था, इतनी मोहब्बत के शायद किसी ना किसी से ना की हो। अपनी मुँह के डर से उसने खुफिया निकाह ही कर लिया था कि कहीं इसकी मुँह इसकी गैर मौजूदगी में मरियम को किसी और के हवाले ना कर दे। फ़िलहाल वो अपनी मुँह को तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, लेकिन बहुत जल्द वो अपनी मुँह को ये बात बता देना चाहता था कि वो मरियम से निकाह कर चुका है। मुमानी किसी शादी में गई हुई थी और आर्यन भी अपने किसी काम से घर से बाहर निकला हुआ था और मरियम घर में अकेली थी। रात गहरी हो रही थी और मुमानी अब तक नहीं आई थी। कुछ देर पहले ही मुमानी का फ़ोन आया था कि आज रात वहीं रुकेंगी, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी और आर्यन भी घर में नहीं था। उसे काफ़ी खौफ महसूस हो रहा था। अचानक लाइट बंद हो गई। वो घबराती हुई लॉन में चक्कर काटने लगी। जब मैंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई थी और मरियम का दिल उछलकर हलक में आ गया। वो दरवाजे तक आई। दरवाज़ा मुसलसल बज रहा था, जैसे बाहर वाला दरवाज़ा तोड़ ही देगा, और मरियम डरती दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। कौन? बहुत हिम्मत करते उसने अपनी कपकपाती आवाज़ में पूछा था। मरियम में हूँ, दरवाज़ा खोलो। वो आर्यन था और मरियम का दिल अंदर तक पुरसुकून हो गया। उसने फ़ौरा दरवाज़ा खोला तो आर्यन घर के अंदर दाखिल हुआ और उस ने फ़ौरा दरवाज़ा लॉक कर दिया और मरियम खौफज़दा होती फ़ौरा आगे बढ़ती इसके सीने से लग गई और हिचकियों के साथ रोने लगी। क्या हवा मेरी जान, क्यों रो रही हो? इसने मोहब्बत से मरियम का सर थपथपाता पूछा। मुमानी शाम से कहीं गई हुई है और मैं घर में अकेली थी। मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। वो अपनी हिचकियों काबू करती बामुश्किल अपने दिल की बात बता पाई कि आर्यन को दिल खोलकर इस पर प्यार आया। फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ ना। चलो आओ, कमरे में चलते हैं। वो उसे अपने साथ लिए कमरे में दाखिल हुआ। तुमने कुछ खाया? इसने मरियम को बेड पर बैठे पूछा तो मरियम ने इस बात में सर हिलाया था। ये लाइट कब बंद हुई? वो आसपास देख रहा था, जहाँ सिर्फ कैंडल्स चल रही थी। 1 घंटा पहले। और आर्यन को हकीकता दिख हुआ था। तुम 1 घंटे से घर में अकेली हो, वो भी लाइट बंद में। तुम मुझे फ़ोन ही कर देती। वो बेहद परेशान हुआ था और मरियम अभी तक ससक रही थी। मेरे पास आपका नंबर नहीं था। इसकी सादी सी बात आर्यन के दिल में जैसे कानच की तरह चुभी थी। कितनी अजीब बात थी, उसकी बीवी के पास इसका नंबर ही नहीं था। ये अम्मी भी ना, ज़रूर अम्मी ने तुम्हें मेरा नंबर दिया ही नहीं होगा। वो जानता था उसकी माँ हर वक्त उसे मरियम से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश करती थी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, कहीं नहीं जा रहा।
आर्यन इसके पास बेड पर बैठ गया तो मरियम को कुछ हौसला हुआ। आर्यन, ये सब कब तक चलेगा? मैं आपकी ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर शामिल होना चाहती हूँ। वो थक गई थी इस तरह से खुफिया बीवी बनते बनते। सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरी जान, तुम परेशान मत हो। आर्यन ने इसका माथा चूमते उसे हौसला दिया, लेकिन उसे हौसला कहाँ आना था। 3 सालों से वो इसके निकाह में थी और इसे ये बात अब अंदर ही अंदर खौफजदा करती थी। जिस दिन मुमानी को पता चला, इस दिन न जाने कौन सी क़ियामत आ जाएगी। अचानक बादल बहुत ज़ोर से गरजा थे कि वो अगले ही पल आर्यन के सीने से जा लगी। मुझे बहुत डर लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गई थी। वो बचपन से ऐसी ही थी, उसे तन्हाई में बहुत खौफ आता था और इसकी ये नज़दीकी आर्यन को बहकाती जा रही थी। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे पास हूँ, फिर डर क्यों रही हो? आर्यन ने इसका दोपट्टा गले से आज़ाद करवाते इसके गले पर लब रखे थे। वो इसके वजूद में खो रहा था कि मरियम होश मैं आई, प्लीज़ आर्यन। इसने आर्यन को रोकने की कोशिश की थी। मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे पास कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। आर्यन इसे दिलासा देते हुए इसके मज़ीद करीब हुआ था। इसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने लबों से छूते वो इस पर हावी हुआ और मरियम भी जैसे इसके क़ुर्बत में हर चीज़ फरामोश कर गई और गुजरती रात उन दोनों के दरमियान हर दूरी समट गई। अगली सुबह मौसम साफ हो चुका था। आर्यन फरश होता इसके पास बैठा था, जिसे बहुत तेज़ बुखार हो गया था। यकीना ये घबराहट और खौफ की वजह से था। उसे शुरू से ही बारिशों से डर लगता था। उसी भयानक रात में उसने अपनी माँ और बाप दोनों को खोया था। उसे आज भी वो दिन याद था जब इसके बाप ने बरसती बारिश में उसकी माँ को तलाक देकर घर से निकाल दिया था और फिर उसी तरह एक बरसती रात में उसकी माँ चल बसी थी। इसलिए उसे शुरू से ही उन बरसती बारिशों से खौफ आता था। शायद वो पहली लड़की थी जिसे बरसती बारिश तकलीफ देती थी। आर्यन सारा दिन इसके साथ ही रहा था, इसका ख्याल रखने के लिए। शाम के करीब जाकर इसका बुखार ठीक हुआ था और मुमानी भी रात को ही वापस आई थी। लेकिन उनके सामने सब नॉर्मल था। इन दोनों ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। और वैसे भी कल रात के बाद मरियम को ना जाने क्यों एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बेशक वो इसका शौहर था, लेकिन इस तरह खुफिया ताल्लुक़ रखना इसे नागवार गुजर रहा था। 2 दिन बाद ही आर्यन को पीछे से फ़ोन आ गया। उसे हेडक्वार्टर बुलाया जा रहा था और वो बहुत जल्दी में वापस चला गया था। इस बार वो अपनी माँ को बताकर गया था कि वो निकाह कर चुका है। अम्मू, मैंने मरियम से निकाह कर लिया। वो मेरी बीवी है और ये निकाह मैंने 3 साल पहले अपनी मर्जी से किया था। इन सब में मरियम का कोई कसूर नहीं है। मेरे जाने के बाद आप इसका ख्याल रखेगी। वो मेरी बीवी है, वो मेरे लिए मेरा सब कुछ है। संजीदगी से अपनी माँ को हिदायत दे रहा था और अम्मू की तो जैसे तन बदन में आग लग गई। किया तुमने शादी कर ली और मुझे अब बता रहे हो? अम्मू का तो जैसे दिल पर हाथ आया था। वो बेहद यकीन थी। अम्मू, मैंने निकाह किया है, अपनी मर्जी से शादी करना मेरा हक है और प्लीज़ आप मेरे जाने के बाद मरियम को कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, वरना याद रखिएगा अगर आपने इसे तकलीफ़ दी तो मैं हमेशा के लिए ये भूल जाऊंगा कि आप मेरी माँ हैं। वो संजीदगी से ताकीद किए मुँह को जा चुका था। इस बात पर अम्मू को तो मरियम से मज़ीद नफ़रत हो गई और मरियम इस बात से बेखबर थी कि आर्यन अपनी माँ को बताकर जा चुका है कि वो उसकी बीवी है। मुमानी इसके सामने बिल्कुल नॉर्मल थी। मुमानी ने इससे कोई बात नहीं की थी और 2 हफ्तों बाद ही अरमान पाकिस्तान वापस आ गया था। इसकी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी, इसलिए वो वापस घर आ गया था। अक्सर वो और मरियम पास बैठे बातें करते रहते और अम्मू के दिल में हुल उठते थे। बड़ा बेटा इससे निकाह कर चुका था और छोटा बेटा इसके इश्क में पागल होने वाला था। वो मुंह थी अरमान की आंखों में साफ मरियम के लिए मोहब्बत देख सकती थी। ये रात का वक्त था। वो किचन में खाना बना रही थी जब बाहर बारिश बरस रही थी। अरमान ने किचन में झांका। आ जाओ मरियम, बाहर चलते ही देखो कितनी प्यारी बारिश बरस रही है, उसने मोहब्बत से कहा। इसके लहजे में नरमी थी, लेकिन मरियम को बारिशों से हमेशा से खौफ आता था। नहीं तुम जाओ, मुझे नहीं जाना। वो सरत से इनकार कर गई। अरे ऐसे कैसे नहीं जाना, चलो तो सही। वो ज़बरदस्ती इसका हाथ पकड़कर बरसती बारिश में ले गया था। प्लीज़ अरमान, मुझे डर लगता है, मुझे वापस अंदर जाना है। वो सहन में खड़ी थी और बारिश उन दोनों को भिगो रही थी। अरे बेवकूफ़ लड़की, यहाँ खड़ी रहो सुकून से, एक बार अपने डर से लड़कर देखो, डर के आगे जीत है। वो ज़बरदस्ती उसका बाजू पकड़े उसे बारिश में खड़ा कर चुका था, लेकिन मरियम की आंखों के सामने वो तकलीफ दे यादें आ रही थीं। छोड़ो मुझे अरमान। वो पूरी क़ुव्वत से चलाई थी कि अरमान घबरा गया और अगले ही पल उसने मरियम
का बाजू छोड़ दिया। आई एम सूरी मरियम, आर यू ओके? वो परेशान हुआ था तो मरियम भी फौरा परेशान हो गई। आई एम सूरी, वो बस मुझे खौफ आता है। वो एकदम शर्मिसार हो गई थी तो अरमान मुस्कुरा उठा। कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो मरियम मध्यम सा मुस्कुरा उठी और ये मंजर मुमानी ने अपनी आंखों से कलस कर देखा था। मुमानी बस धन पैसती रह गई। वो दोनों बाहर गार्डन में बातें कर रहे थे। इतने में मुमानी आर्यन के कमरे में दाखिल हुई। अब वो उसकी सारी कबर्ड्स चेक कर रही थी और फिर इन्हें एक जगह पर मरियम और आर्यन का निकाहनामा पड़ा मिल गया। मुमानी फौरा निकाहनामा लिए किचन में दाखिल हुई और इसे चूल्हे के ऊपर रखकर जला दिया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम मेरे बेटे की ज़िंदगी में आ सकती हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। मरियम मेरी बहू ही सिर्फ मेरी भांजी या भतीजी हूँ, उनमें से कोई दो बनेगी और मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी। मुमानी के लहजे में मरियम के लिए सिर्फ काट थी और अरमान दिल ही दिल में मरियम की मोहब्बत में गिरफ्तार होता जा रहा था। वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हो रही थी। आज इसकी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास थी। जिस दिन उसकी इम्पोर्टेंट क्लास होती थी उसी दिन बस वो यूनिवर्सिटी आती थी, वरना वो घर में ही मुमानी के साथ घर के कामों में मदद करवाती थी। वो बहुत तेज़ी से क्लास में दाखिल हो रही थी जब एक चौड़े वजूद से जा टकराई। इसके सर पर जैसे आसमान ही घूम पड़ा। अंधे हो किया देखकर नहीं चल सकते। वो गुस्से से गरजी थी लेकिन मुकाबिल को देखते उसकी ज़बान तालों से चिपक गई। वो दानियाल आफंदी था, इस यूनिवर्सिटी का सब से हैंडसम लड़का, लेकिन वो बहुत ज़्यादा संजीदा रहता था। लड़कियों से 100 फीट की दूरी बनाकर रखता था, जैसे उसे मोहब्बत जैसे रिश्तों पर बिल्कुल भी ब्लू ना हो। मरियम खामोशी से क्लास के अंदर दाखिल हो गई। थोड़ी देर बाद वो इस के पास ही आकर बैठ गया। यूं चश्मश। मरियम को चश्मा लगा हुआ था इसलिए वो उसे हमेशा चश्मश कहकर ही बुलाता था। उसने मरियम के सामने एक नोटिस का पुलंदा रखा था। जल्दी से उसे सालो करो। और मरियम ने बेयकीनी से इसे देखा। मैं किस खुशी में सालो करूं? वो धन पैसती गराई थी। जितना कहा है इतना करो। वो उसकी तरफ झकता इस पर हुक्म सादिर कर रहा था कि मरियम बस खामोश होकर रह गई। उसने सारे नोटिस सोलो कर दिए थे और हैरानी की बात क्लास शुरू होने से पहले उसे सारा टेस्ट रिवाइज हो गया था। इस नोटिस में काफ़ी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो मरियम के लिए काफ़ी हेल्पफुल थी। वो समझ ना सकी इस लड़के ने उसकी मदद की थी या फिर वो किया करने की कोशिश कर रहा था। खैर अपना टेस्ट देने के बाद वो घर के लिए निकल गई। वो जैसे ही घर में दाखिल हुई तो घर का माहौल काफ़ी संजीदा लग रहा था। अरमान और मुमानी दोनों किसी बात पर परेशान थे और मुमानी बाकायदा रो रही थी। क्या बात है मुमानी, सब ठीक तो है? इसने घबराते हुए पूछा था। ना जाने क्यों दिल में हुल उठ रहे थे। अरमान भी काफ़ी परेशान नजर आ रहा था। अरमान क्या हवा है? इसने घबराते हुए अरमान से पूछा था। मरियम भाई, इसने बस दो लफ्ज़ कहे थे और मरियम का सांस रुक गया। क्या हवा है आर्यन को? उसने बेचीनी से पूछा था और इसके पूछने की देर थी अरमान वहीं घुटनों के बल बैठा था। भाई शहीद हो गए। इसके अल्फाज थे कि पिघलता हुआ सीसा जो मरियम को अपने कानों में जाता महसूस हुआ। मरियम बेयकीन थी, इसका जिस्म भी साकत रह गया। ये तुम क्या कह रहे हो अरमान? ऐसा नहीं हो सकता। वो जहाँ थी वहीं की वहीं गिर गई। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाया था। वो ज़मीन बोस हुई थी और अरमान उसकी तरफ बढ़ा। मरियम आंखें खोलो। वो परेशान हुआ था। इसके हवास काम करना छोड़ गए। डॉक्टर को घर बुलाया और डॉक्टर ने जो खबर दी वो उन सब के वजूद के पर खर्चे उड़ा गई। मरियम मुँह बनने वाली थी। ये खबर उन दोनों मुँह बेटे पर बिजली बनकर गिरी थी। जैसे ही मरियम होश में आई मुमानी ने इसके चेहरे पर एक थप्पड़ खींचकर दे मारा। किसका गुनाह अपने पीठ में लिया फिर रही हो? मुमानी की इतनी घटिया बात पर मरियम का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। मुमानी आप कैसी बातें कर रही हैं? ये किसी का गुनाह नहीं है, ये आपके बेटे की औलाद है। आर्यन मेरे शौहर हैं। इस की बात सुनते अरमान को लगा जैसे किसी ने कानों में पिघलता हुआ सीसा अनडील दिया है। उसने बेयकीनी से मरियम को देखा था। खुदा का वास्ता मरियम, इस गुनाह का इल्ज़ाम मेरे भाई पर मत लगाओ। वो बहुत मुश्किल से अपना गुस्सा जब्त करते हुए बोला था। अभी तो इस लड़की से मोहब्बत होनी शुरू हुई थी और अभी पता चला कि वो किसी के बच्चे की मुँह बनने वाली थी। खुदा की कसम अरमान, मैं सच कह रही हूँ, आर्यन ने मुझसे निकाह किया था, वो मेरे शौहर ही। ये बच्चा उनका ही है। खुदा के वास्ते मेरा यकीन करो। वो तड़पती हुई अरमान को यकीन दिलाने की कोशिश में थी। अच्छा निकाहनामा दिखाओ। अरमान ने भी जब्त करते हाथ फैलाया। मैं अभी लेकर आती हूँ। वो आर्यन
कि कब्र में पड़ा हवा है। वो फौरा उठकर आर्यन के कमरे की जानिब भागी। उसने सारी अलमारियां छान मारी लेकिन उसे निकाहनामा कहीं नहीं मिला। मरियम के हवस काम करना छोड़ गए। इसके पीछे ही अरमान कमरे में दाखिल हुआ। किया हवा मिला निकाहनामा? इसने पूछा तो मरियम का सर नफी में हिला। खुदा की कसम अरमान वो यहीं पड़ा हवा था। मैं सच कह रही हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने खुद यहीं देखा था। खुदा की कसम मेरा यकीन करो। वो तड़पती हुई अरमान को यकीन दिला रही थी कि वो बेगुनाह है। आर्यन मेरे शौहर हैं, खुदा की कसम मेरा यकीन करो। वो एक बार फिर तड़पती थी लेकिन अरमान के दिल से उतर गई थी। मैं तुम्हें एक सीधी सादी सुलझी हुई बाकरदार खानदानी लड़की समझता था। मरियम तुमसे मोहब्बत करने लगा था लेकिन तुमने मुझे मेरी मोहब्बत का फल ऐसा दिया, मुझे उम्मीद नहीं थी। तुमने मेरा यकीन एतबार तोड़ दिया और अब तुम मेरे मरे हुए भाई के किरदार पर इल्ज़ाम लगाकर अपने गुनाहों को जस्टिफाई कर रही हो। वो पागलों की तरह चीखा था और मरियम पत्थर होती उसे देख रही थी कि इसके साथ किया हो गया। अब वो कैसे सारे खानदान को अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाएगी। खुदा की कसम मेरा यकीन करो अरमान। उसने एक बार फिर उस शख्स को खुदा का वास्ता दिया था लेकिन अरमान बना कुछ कहे चेहरा मोड़ गया। वो सच और झूठ के दरमियान झूल रहा था। यकीन नहीं आ रहा था मरियम इतनी गिरी हुई हो सकती है। मुमानी गुस्से में आर्यन के कमरे में दाखिल हुई और अगले ही लम्हे इन्होंने मरियम के चेहरे पर एक और थप्पड़ दे मारा। तुझे हमने इस घर में इसलिए जगह दी थी कि चलो यतीम बची है उसकी कफालत हो जाएगी, लेकिन तुम तो मेरे बच्चे को खा गई और अब मेरे बच्चे की मौत के बाद तुम उसी का नाम लेकर अपने गुनाहों को छुपाना चाहती हो। मुमानी का बस नहीं चल रहा था। मरियम का गला ही दबा देती। मुमानी खुदा का वास्ता मेरा यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ, खुदा की कसम मैं सच कह रही हूँ। इसके अल्फाज इस कद्र करब में डूबे हुए थे कि इसकी हाय सीधी आसमान तक गई थी लेकिन मुमानी ने यकीन नहीं किया। इन्होंने मरियम का बाजू पकड़ा और इसे लेकर सीधा दरवाजे तक आई। आज के बाद इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं रही। मेरे मासूम बच्चे की मैयत अभी आई नहीं और तुम उसी के किरदार के पर खर्चे उड़ा रही हो। मुमानी इसे घर से निकालने के दर पे थी। उसने एक बेबस नज़र अरमान पर डाली। इसकी आंखों में उम्मीद थी कि शायद अरमान उसे इस घर में रहने के लिए जगह दे दे, लेकिन अरमान सरत से अपना रुख मोड़ गया और मरियम के दिल में छन से कुछ टूटा था। तुम तो मेरे दोस्त थे अरमान, उसने सिर्फ एक आखिरी बात कही और मुमानी ने उसे घर से धक्का देकर बाहर निकाल दिया। उसने बहुत मुश्किल से खुद को सड़क पर गिरने से बचाया था। मुमानी दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। वो वहीं ज़मीन पर बैठी। आपने किया कर दिया आर्यन में ने कहा था मुमानी को बता दें। मैंने कहा था खुदा के लिए बता दें लेकिन आपने नहीं बताया। आज आपने मरियम का किरदार मशकूक बना दिया। खुदा का वास्ता देती रह गई मैं इन लोगों को लेकिन इन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। अब मैं कहीं जाऊंगी। वो दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी। एक बात याद रखना, मरियम में रहूं या ना रहूं तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। तुम मेरी जिंदगी हो। इसने आंखें बंद की तो कानों में आर्यन की आवाज़ गूंजी थी। उसे मजीद रोना आने लगा। समझ नहीं आ रही थी कि अपने शौहर की मौत पर रोए या इस बात पर रोए कि उसका बच्चा दुनिया में आने से पहले ही यतीम हो गया है। इस बात पर रोए कि उसे बदकिरदार का टैग देकर मुमानी ने घर से बाहर निकाल दिया। वो कहाँ जाएगी? इसका तो मुमानी के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। आसपास गुजरते लोग हैरानी से लड़की को सड़क पर बैठे देख रहे थे। वो ज़मीन से उठी। मुमानी खुदा का वास्ता दरवाज़ा खोलें। उसने एक बार फिर अंदर जाने की कोशिश की। मैं कहीं जाऊंगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो उनके पाँव पर कर भी अगर माफ़ी मांग लेती तो वो ये करने के लिए तैयार थी। मुमानी ने गुस्से से दरवाज़ा खोला। उसी शख्स के पास जाओ जिसका बच्चा लेकर फिर रही हो। मुमानी के इतने गलीज़ अल्फाज पर मरियम का दिल चाहा ज़मीन फटे और वो इसमें समा जाए। सारे मोहल्ले ने उनकी ये बातें सुनी और इससे ज़्यादा मरियम वहाँ खड़े होना बर्दाश्त ना कर पाई। वो अपना दोपट्टा अच्छे से सर पर लेती अपना चेहरा ढांपती हुई सड़क पर चलना शुरू हो गई। वो 1 घंटे से चल रही थी। वो नहीं जानती थी वो कहाँ जाएगी। बस कानों में सिर्फ आर्यन की बातें गूंज रही थी। मैं तुम्हारे पास हूँ, मेरे होते हुए कोई तुम्हें कुछ नहीं कह सकता। वो आज कहीं भी नहीं था और मरियम की आंखों के सामने बस अपना बचपन गुजर रहा था। आर्यन को बचपन से ही आर्मी में जाने का बहुत शौक था। देखना मैं एक दिन बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाऊंगा, फिर हम दोनों एक साथ बहुत बड़े घर में रहेंगे। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा मरियम। 15 साला आर्यन 8 साला मरियम से कह रहा था। इस उम्र में मरियम उन
बातों को समझने से कासिर थी, लेकिन आज मरियम को वो बातें शिद्दत से याद आ रही थी, वो जो अपनी सोचों में उलझी हुई थी। सामने सड़क पर आती कार को ना देख सकी। वो कार काफ़ी तेज़ी से आ रही थी और सीधा मरियम में आकर टकरा गई। मरियम की एक चीख बुलंद हुई थी और मरियम अगले ही लम्हे ज़मीन बोस हुई थी। मुकाबिल ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक मारी। वो फौरा गाड़ी से बाहर निकल कर आया और बेचैनी से इस लड़की को देखा जो सड़क पर औंधे मुँह गिरी थी। उसने जैसे ही लड़की को सीधा किया, ये देखकर हैरान रह गया। चश्मश आंखें खोलो। वो दानियाल आफंदी था जो मरियम का गाल थपथपा रहा था, लेकिन मरियम के सर पर चोट आई थी और वो होशवाओ हवस से बेगाना हो गई थी। वो फौरा मरियम को अपनी बाहों में उठाए हॉस्पिटल की जानिब भागा था। वो उसे लेकर हॉस्पिटल आया था और उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था और डॉक्टर इसका मुआयना कर रही थी और वो बाहर ही खड़ा था। जैसे ही डॉक्टर बाहर निकली, वो बेताबी से डॉक्टर की तरफ बढ़ा था। डॉक्टर, वो ठीक तो है? ना जाने क्यों उसे तकलीफ हो रही थी, इसकी वजह से मरियम को चोट लग गई। आई एम सॉरी, इन्होंने अपना बच्चा खो दिया। डॉक्टर के अल्फाज थे कि पिघलता हुआ शीशा जो दानियाल के कानों में जाता महसूस हुआ। दानियाल को लगा ज़मीन फट गई है और वो इसमें समा गया है। उसकी वजह से एक औरत ने अपना बच्चा खो दिया, तो किया वो शादीशुदा थी? उनके शौहर कहाँ हैं? डॉक्टर ने संजीदगी से पूछा था। सूरी में नहीं जानता, वो होश में आती हैं तो मैं फिर उनसे पूछकर बता सकता हूँ। वो बहुत मुश्किलों से एक फ़िक्रा बोल पाया था। वो आपकी क्या लगती हैं? डॉक्टर ने जांचती नज़रों से पूछा था। वो मेरी क्लास फेलो है, असल में गलती से मेरी कार के सामने आ गई थी तो मैं इन्हें हॉस्पिटल ले आया। इसने जल्दी से डॉक्टर को वजाहत दी। डॉक्टर, कुछ गलत ना समझ ले। डॉक्टर इस बात में सर हिलाती हुई चली गई। वो दरवाज़ा खोले कमरे में दाखिल हुआ तो मरियम को होश आ गया था। यकीना ये खबर उसे भी मिल गई थी कि वो अपना बच्चा खो चुकी है। ये किया हो गया अभी कुछ घंटे पहले ही तो उसे पता चला था कि वो मुँह बनने वाली है और अभी अपना बच्चा भी खो दिया। इसके पास सिर्फ आर्यन की एक आखिरी निशानी रह गई थी, वो भी खो चुकी थी। बेबसी ही बेबसी थी। वो इसके पास स्टूल खींचते हुए बैठा। चश्मश, इसने पुकारा था। मरियम ने किन अखियों से उसे देखा और दोबारा अपनी नज़रें आसमान की तरफ मोड़ गई। वो सफ़ेद छत को तक रही थी। आई एम सॉरी, मैं नहीं जानता था कि ये सब मेरी वजह से हो जाएगा। वो बहुत शर्मिंदा था। मरियम का दिल चाहा वो अपनी जान ले ले। तुम्हारे सूरी से किया होगा, किया सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके लहजे में तकलीफ थी जो दानियाल आफंदी महसूस कर सकता था। मैं इस लॉस के लिए बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, खुदा की कसम ये सब जानबूझकर नहीं हुआ। और उसके अल्फाज खुदा की कसम पर मरियम एकदम रेत के ढीले की तरह टक गई थी। यही अल्फाज आज वो सारा दिन अपनी मुमानी को और अरमान को कहती आई थी। तुम्हारा शौहर कहाँ है? मुझे बता दो, मैं इससे कांटेक्ट करके उसे यहाँ बुला लेता हूँ। इसने जेब से अपना मोबाइल निकाला था। उससे पहले वो अपना मोबाइल ऑन करता, मरियम के अल्फाज ने दानियाल का सांस रोक दिया। उनकी मौत हो गई है। इसने किस कदर ज़ब्त से कहा था, सिर्फ वही जानती थी। और दानियाल ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। एक तो वो इतनी कम उम्र थी कि शादीशुदा लगती ही नहीं थी, ऊपर से उसने अपना बच्चा भी खो दिया और अब शौहर भी चल बसा। कब, कैसे? दानियाल के लबों से सिर्फ दो लफ्ज़ निकले थे, कल। जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो पता चला कि वो शहीद हो गए हैं। वो आर्मी ऑफिसर थे। इसके बाद मरियम उसे अपनी ज़िंदगी की सारी कहानी सुनाती गई। मेरे पास सिर्फ आर्यन की एक आखिरी निशानी रह गई थी, वो भी चली गई। दानियाल, वो फूट फूट कर रो पड़ी और दानियाल की आंखों से आंसू निकल पड़े थे। किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया कि मैं बाकिरदार हूँ, सिर्फ इसलिए कि इस निकाह को खुफिया रखा गया था, या इसलिए कि मैं उनके बेटे से मोहब्बत करती थी, या सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा मुझसे मोहब्बत करता था, या फिर इसलिए कि मैं यतीम थी या मेरी मुँह तलाक याफ्ता थी। वो किस कदर ज़ब्त से ये अल्फाज कह रही थी वही जानती थी। खुदा के वास्ते तुम मुझे मार दो। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा कोई घर नहीं रहा, मेरा कोई अपना नहीं रहा। वो आज एक गैर शख्स से अपने दिल का हाल बांट रही थी। कुछ देर के लिए दानियाल सोचता रहा, फिर इसके जहन में न जाने क्या आया। तुम्हारा हमल ज़ाया हो गया है, इस तरह तुम्हारी इद्दत ख़त्म हो चुकी है। और वो सच कह रहा था। अगर शौहर का इंतकाल हो जाए और बीवी हामिला हो तो जब तक बच्चा दुनिया में ना आ जाए तब तक बीवी इद्दत में रहती है, चाहे इसका बच्चा एक दिन के बाद ही दुनिया में आया हो या फिर 8 महीने बाद। उसी तरह अगर शौहर की मौत के बाद बीवी का हमल ज़ाया हो जाए तो इद्दत वहीं ख़त्म हो जाती है। तुम मुझसे निकाह कर लो। दानियाल के अल्फाज थे कि तेज़ाब जो मरियम के कानों में जाता
महसूस हुआ उसने फटी फटी निगाहों से दानियाल को देखा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं आर्यन की बीवी हूँ, मैं इनके बना रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती, तुम मुझे अकेला छोड़ दो, खुदा के वास्ते चले जाओ यहाँ से। वो बेबसी से चलाई थी कि दानियाल धन पर धन जमा कर खुद पर जब्त करता रह गया। वो उस वक्त कितनी तकलीफ में थी वो समझ सकता था। वो बिना कुछ कहे उठा और कमरे से बाहर निकल गया और वो बसी से बेड पर लेटी रोती रह गई। आर्यन, ये किया हो गया, मुझे माफ़ कर दी, मैं आपकी आखिरी निशानी को भी संभाल ना सकी। इसने अपना जख्मी हाथ उठाया और अपने आंसू साफ किए, लेकिन फिर रोना आ रहा था। वो सारी रात रोती रही, कभी सो जाती, कभी तकलीफ से तड़पती हुई जाग जाती, और वो सारी रात हॉस्पिटल के इस कमरे के बाहर ही बैठा हुआ था। वो हॉस्पिटल में ही मौजूद रहा, लेकिन इसके सामने नहीं आया। अगले दिन शाम के वक्त डॉक्टर ने इसे डिस्चार्ज किया था। अब आपकी तबीयत पहले से बेहतर है, लेकिन बस आपको रेस्ट की ज़रूरत है। ये मेडिसिन आपने रोज़ खानी है, अब आप घर जा सकती हैं। डॉक्टर की बात सुनती मरियम के चेहरे पर तल्ख मुस्कुराहट नमूदार हुई कि वो कहाँ जाएगी, इसका कोई घर ही नहीं था। हॉस्पिटल से निकल आई उससे पहले वो सड़क पर चलती, सामने ही दानियाल की गाड़ी आकर खड़ी हो चुकी थी। वो गाड़ी से बाहर निकला और मरियम के सामने आया। मैं जानता हूँ तुम्हारी ज़िंदगी में आधी तकलीफ़ें मेरी वजह से आई हैं। मैंने तुम्हारे बच्चे की जान ली है, इसके बदले में तुम्हें एक मुस्तकबिल देना चाहता हूँ, एक महफूज मुस्तकबिल। अगर तुम चाहो तो कुछ अरसे के लिए मुझसे निकाह कर लो, हम सिर्फ दोस्तों की तरह रहेंगे, बिल्कुल भी मियां बीवी की तरह नहीं रहेंगे। बस मैं तुम्हें एक महफूज छत देना चाहता हूँ, चश्मश, और तुम मुझे बताओ कहाँ जाओगी, तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। दानियाल के अल्फाज संजीदगी में लिपटे हुए थे। कहीं भी चली जाऊंगी, खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है दानियाल आफंदी, वो बेतासुर लहजे के साथ बोली थी। लेकिन दानियाल उसे इस तरह अकेला नहीं छोड़ सकता था। ना जाने क्यों इस लड़की में एक कशिश थी जो दानियाल को उसकी तरफ खींचती जा रही थी। मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ मरियम, प्लीज़, तुम्हें आर्यन का वास्ता। इसके अल्फाज ने मरियम के कदम जंजीर कर दिए। इसके अल्फाज ही ऐसे थे कि मरियम पत्थर हो गई। बहुत देर के बाद इसने कुछ कहने को लब खोले थे। मैं सिर्फ आर्यन से मोहब्बत करती हूँ, उनके बाद किसी के से मोहब्बत नहीं कर पाऊंगी, वो बेबसी से कहती वहीं इसकी कार के खुले दरवाजे के पास खड़ी हो गई तो दानियाल के लबों को एक जख्मी मुस्कुराहट ने छुआ था। तुम मोहब्बत मत करना, सिर्फ यकीन और वफा कर लेना, मोहब्बत में कर लूँगा, वो खोए खोए लहजे में बोला था कि मरियम उसे देखती रह गई। तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी दानियाल आफंदी, मेरी ज़िंदगी सिर्फ आर्यन मुस्तफ़ा से शुरू होकर उसी पर ख़त्म हो जाती है। वो अपने आंसू पोंछती हुई सीधी होकर खड़ी हुई थी। मैं तुम्हारी इस मोहब्बत की कद्र करता हूँ मरियम, मोहब्बत फितरी जज्बा है, वो किसी को भी, किसी से भी, कहीं भी, कभी भी हो सकती है। तुम्हें आर्यन से है, हो सकती है किसी और को तुमसे हो सकती है। मैं तुमसे बदले में मोहब्बत नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बस ये समझो कि मैं मजबूर हो गया हूँ। मैंने कभी तुम्हें इस नज़र से देखा नहीं था, लेकिन उन 24 घंटों में ही किसी ने मुझे बेबस कर दिया है, प्लीज़। इसने मरियम को गाड़ी में बैठने का इशारा किया और मरियम किया करती, इसके पास कहीं जाने के लिए कोई जगह थी ही नहीं, इसलिए वो दानियाल की गाड़ी में बैठ गई। वो इसे लेकर सबसे पहले अपने किसी दोस्त के घर आया था, वहाँ पर उसने मरियम से निकाह कर लिया और मरियम की आंखों के सामने बस आर्यन का चेहरा घूम रहा था। किस तरह वो अपने सर पर गिन रखे इसे मजबूर कर रहा था कि अगर वो निकाह नहीं करेगी तो अपनी जान ले लेगा, और आज आर्यन कहीं भी नहीं रहा था। मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ आर्यन, मैं आपकी वफादार हूँ आर्यन, लेकिन ये दुनिया एक औरत को जीने नहीं देती, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं आपके बाद किसी और की हो रही हूँ, मैं आज अपने हुकूक किसी और के नाम कर रही हूँ। वो निकाह नामे पर दस्तखत करते हुए बहुत ज़्यादा रोई थी, शायद कहीं आर्यन की रूह को सुकून मिल जाए, यही सोचते हुए वो दोबारा दानियाल की गाड़ी में बैठी, और अब वो दोनों दानियाल के साथ इसके घर जा रहे थे। उनकी गाड़ी एक गांव में एक हवेली के बाहर आकर रुकी थी। ये आफंदी हाउस है, वेलकम, दानियाल ने दरवाज़ा खोलते हुए उसे बाहर निकलने का इशारा किया तो वो बाहर निकल आई। इसके साथ घर में दाखिल हुई थी। ना जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे इस जगह पहले भी आ चुकी हो, इसकी आंखों के सामने जैसे कोई भूली बिसरी यादें हूँ। वो कदम कदम चलती इस घर के अंदर आ रही थी। वो लाउंज में दाखिल हुई तो काफ़ी सारे लोग लाउंज में बैठे हुए थे। अरे दानियाल, तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। वो कोई 45-50 साला औरत
थी। जी अम्मा आ गया। ये लड़की कौन है? इन्होंने मरियम को देखते सवाल पूछा। ये मेरी बीवी है अम्मा। दानियाल के अल्फाज थे कि सारे जहन थे वहीं के वहीं ठहर गए, साकत रह गए। तुमने शादी कर ली? अम्मा ने बेहद बेयकीनी से पूछा था। जी। इसने बस एक लफ्ज़ अदा किया था। उसने मरियम का हाथ पकड़ना चाहा लेकिन मरियम अपना हाथ पीछे कर गई थी। इसकी आंखों में बेबसी थी कि प्लीज़ नहीं, और दानियाल के लबों को एक तकलीफ ज़्यादा मुस्कुराहट ने छू लिया था। वो बस मुस्कुरा दिया। वो उसे हाथ पकड़ने का भी हक नहीं दे रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, दानियाल तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले चुका था। चलो आओ, तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, ये मेरी अम्मा है। इसने अपनी मां की तरफ इशारा किया। वो दादी बैठी हुई है। दूर ही एक पलंग पर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। वो काफ़ी ज़ईफ़ा थी। इसके अलावा इस घर में चाचू और उनके 2 बच्चे रहते हैं। वो किचन में चाची खड़ी हैं। इसने किचन की तरफ इशारा किया था और मरियम इस बात में सर हिला गई। इसके अलावा बाबा और चाचू शायद ज़मीनों के मामलात देखने के लिए गए हैं। दादा भी उनके साथ ही होते हैं। वो सब का तारुफ करवा रहा है। इतने में सीढ़ियों उतरते 2 लोग आए। एक 18 साला लड़की थी और एक 16 साला लड़का था। ये चाचों के बच्चे हैं, ये ज़नीरा और ये तैयब। मरियम ने इस बात में सर हिलाया। अम्मू, ये मरियम है। दोनों मुस्कुरा उठी। वैसे मेरी बहू तो काफ़ी प्यारी है। अम्मू के लहजे में सारे जहान की खुशी थी। चलो आओ, कमरे में चलते ही, मेरे ख्याल तुम्हें आराम करना चाहिए। इसके सर पर लगी चोट देखकर दानियाल ने उसे कमरे में जाने का कहा तो बना कुछ कहे। इसकी तकलीफ में चलती हुई कमरे में दाखिल हुई। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाता हूँ। इसने मरियम को बेड पर बैठने का इशारा किया। मुझे भूख नहीं, बेतासुर लहजे के साथ कहते हुए वो बेड पर लेट गई। ओके। दानियाल ने भी कोई बहस नहीं की। वो कमरे से बाहर निकल गया। वो बेयकीनी से इतने बड़े महल को और इतनी शानदार हवेली को देखती रह गई। दानियाल आफंदी वाकई बहुत अमीर था। इतना तो आर्यन भी अमीर नहीं था, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में आर्यन आज भी जिंदा था। वो अपने ख्यालों में उलझी उलझी ही सो गई। जब आंखें खुली तो रात का अंधेरा हर सू फैल रहा था। वो मुंह हाथ धोती कमरे से बाहर निकल आई, फिर लाउंज में दाखिल हुई तो सारे बड़े खुश गप्पे में मसरूफ थे। वहीं एक साइड पर दानियाल बैठा हुआ था। इसकी नज़र जैसे ही मरियम पर पड़ी तो वो अपनी जगह से उठा और मरियम के पास आया। आ जाओ, तुम्हें बाबा और चाचू से मिलवाता हूँ, इसने मुस्कुराते कहा तो मरियम ने इस बात में सर हिलाते अपने सर पर दोपट्टा टिका लिया था। वो इसके साथ आगे बढ़ी तो वहाँ 2 मर्द बैठे बातें कर रहे थे। ये मेरे बाबा हैं और ये मेरे चाचू हैं। इसने जैसे ही दानियाल के चाचों की शक्ल देखी वहीं पत्थर हो गई थी। उसे लगा वो अभी ज़मीन बोस हो जाएगी। वो नफीमी सर हिलाती हुई पलटी। उसके चेहरे पर खौफ के साए नमूदार हुए थे। सांस लेने में घटन हो रही थी। दानियाल ने बेहद यकीनी से उसका ये हाल देखा। मरियम, आर यू ओके? वो इस तक पहुंचा था और फौरा उसका बाजू पकड़ा। तुम ठीक तो हो? इसने मरियम से पूछा। मरियम ने बेयकीनी से दानियाल को देखा था। क्या हवा, तुम इस तरह परेशान क्यों हो गई? मरियम ने कुछ कहने की कोशिश की लेकिन अल्फाज हलक से निकलने से इनकारी हुए। वो वापस पलटी और कमरे में जाने की कोशिश करने लगी लेकिन ज़मीन ने कदम जकर लिए थे। आओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दानियाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और इसे लेकर कमरे में दाखिल हुआ। वो समझ गया था कोई बात है जिसने मरियम को परेशान कर दिया है। क्या बात है? क्या मेरे बाबा पसंद नहीं आए? इसने मुस्कुराते पूछा था तो मरियम बेड पर बैठी फिर दोनों हाथ चेहरे पर रखे फूट फूट कर रो पड़ी कि दानियाल की मुस्कुराहट लम्हों में गायब हुई थी। क्या बात है मरियम, क्यों रो रही हो? वो जैसे हकीकतन परेशान हुआ था। वो आपके चाचू हैं? उसने उसी बेयकीनी से पूछा था। हम वो बाबा के साथ चाचू ही बैठे थे, क्यों किया हवा? वो उलझा हुआ पूछ रहा था। वही वही मेरे बाबा हैं। इसके अल्फाज थे कि पत्थर की जंजीर। इसके अल्फाज दानियाल को पत्थर कर गए। क्या तुम चाचू की बेटी हो? मरियम ने इस बात में सर हिलाया। बहुत सालों पहले मामा के पास उनकी एक तस्वीर थी। वो चाहती थी मैं हमेशा अपने बाप को याद रखूं। मेरा बाप कौन है, इसलिए मैं इन्हें कभी नहीं भूली। उनकी शक्ल आज भी याद है। मैं इन्हें एक ही नज़र देखकर पहचान गई। मुझे आज भी याद है कि मैं किसी अकबर आफंदी की बेटी हूँ। कैसी किस्मत है मेरी, ये मेरे बाप का घर है। वो भी यकीनी से कमरे के दरवाज़ दीवार को देख रही थी कि दानियाल को समझ ना आई कि आखिर एक लड़की क्यों इतनी तकलीफों से गुजर रही है। आखिर उसी लड़की के साथ ये सब क्यों हो रहा है। वो बेड पर बैठा और नरमी से मरियम का सर अपने सीने से लगा लिया।
बाप का तो पता नहीं, लेकिन ये तुम्हारे शौहर का घर है। तुम इस घर में पूरे हक के साथ रह सकती हो। मैं जानता हूँ तुम आर्यन से मोहब्बत करती थी, आज भी इससे मोहब्बत करती हो। मुझे तुम्हारी मोहब्बत से कोई मसला नहीं है, बल्कि मैं तो खुश हूँ आर्यन जैसे शख्स पर जिसकी किस्मत में तुम जैसी लड़की लिख दी गई। काश वो कभी ना मरता। दानियल ने किस कदर तकलीफ से ये अल्फाज कहे थे, वही जानता था। अगर वो कभी ना मरता तो क्या मरियम इसकी हो पाती। अगर तुम चाहो तो हम दोनों घंटों घंटों आर्यन पर बात कर सकते हैं। तुम हर बात मुझसे शेयर कर सकती हो, हम दोस्त हैं मरियम। वो उसे यकीन दिला रहा था और मरियम ने बेयकीनी से इस मर्द को देखा। शायद वो दुनिया का पहला मर्द था जो अपनी बीवी से ये कह रहा था कि मैं तुम्हारे पहले शौहर की किस्मत पर रश्क कर रहा हूँ। वो इसके पहले शौहर पर फरफ्ता हो रहा था। कैसी अजीब बात थी। अगर तुम चाहो तो चाचू को बता सकती हो कि तुम उनकी बेटी हो, क्या तुम चाहती हो? इसने पूछा था कि मरियम की आंखों से आंसू निकल पड़े। क्या वो मुझे बेटी मानेगे? नहीं ना, तो क्या फ़ायदा इन्हें बताने का। वो जानती थी उसका बाप कभी भी उसे बेटी नहीं मानेगा। तो दानियल के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ था। वो तो ज़नीरा को भी बेटी नहीं समझते, इन्हीं तो बेटियों से वैसे ही नफरत है। तुम परेशान मत हो, अगर इन्हें पता चल भी गया कि तुम उनकी बेटी हो तो भी कोई कबाहत नहीं है। लेकिन मरियम ने नफ़ी में सर हिला दिया। मैं इन्हें नहीं बताना चाहती, बेहतर है कि वो लाइल्म ही रहे। मरियम की बात पर दानियल ने कंधे उचटका दिए। ओके, जैसे तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई एतराज़ नहीं। इसे क्या मसला हो सकता था। चलो आ जाओ, खाना खाते हैं। वो टापका ही चेंज कर गया तो मरियम सर हिलाती हुई उठी, दोबारा वाशरूम में गई, अपना चेहरा धोकर वो कमरे से बाहर निकली और उन सब के साथ बाहर बैठकर खाना खा रही थी। उसने एक नज़र दानियल की चाची को देखा जो रिश्ते मैं इसकी सौतेली मां थी। वो मरियम से काफ़ी अच्छे तरीके से बात कर रही थी। मरियम उनके पास बैठ गई। क्या मैं आपको मां कह सकती हूँ? इसने मोहब्बत से पूछा था कि इस औरत की आंखें नम हुई। क्यों नहीं बेटा, मैं ज़नीरा की मां हूं, तो तुम मुझे मां कह सकती हो। इन्होंने मरियम का गाल थपथपाते हुए कहा तो दानियल मुस्कुरा दिया। अरे वाह, चाची मां है और जो ये मां है उसे क्या कहोगी? दानियल की मां ने मसनूई खफगी से कहा तो मरियम मुस्कुरा कर रह गई। आप दोनों ही मेरी मामा हैं। मरियम की बात पर सब मुस्कुरा उठे थे और अकबर आफंदी ने बहुत गौर से उसे देखा था। वो बिल्कुल अपनी मुंह जैसी थी और वो शख्स लम्हों में समझ गया था ये इसकी सगी बेटी है। एक पल के लिए मरियम और इसके बाप की नज़रें टकराई थी। वो आंखों ही आंखों में जैसे इससे नदामत का इजहार कर रहे थे। मरियम जैसे होश में आई, अगले ही पल अपना चेहरा मोड़ गई। वो शख्स जिसने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की उसकी बेटी कहाँ है, किस हाल में है, अब इसे बाप की मोहब्बत की चाह नहीं रही थी। उसने सारी ज़िंदगी बाप के बना गुजार दी थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि दानियल फंदी इसका कज़न था। खैर, अब तो शौहर बिन गया था। इसके निकाह को 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में सारे ख़ानदान ने ही इससे बहुत अच्छा सलूक किया था। वो सारे बहुत अच्छे थे, किसी ने भी दानियल से कोई सवाल नहीं किया था। वो निकाह करके घर ले आया। सबने मरियम को बहू के रूप में कबूल कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं सारे ये बात जान गए थे कि वो अकबर आफंदी की बेटी है। यहाँ तक कि अकबर आफंदी भी जान गया था, लेकिन किसी ने इस मौजू पर बात करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अकबर आफंदी को बेटियां पसंद नहीं थी। इन 2 हफ्तों में दानियल ने इसका हर तरह से ख्याल रखा था। वो दोनों दोस्तों की तरह रह रहे थे। उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही थी। वो देख सकती थी इस घर में बेटियों को कोई भी अहमियत नहीं दी जाती। ज़नीरा भी हर वक्त किसी कोने में बैठती हुई रोती नजर आती थी। इस घर की औरतें बहुत अच्छी थी, लेकिन मर्द वो बेटियों को हकीर समझते थे। लेकिन दानियल उन मर्दों जैसा नहीं था। दानियल का बाप अफजल आफंदी भी बेटियों को कुछ खास पसंद नहीं करता था, लेकिन इन्हें बहू से कोई भी परेशानी नहीं हुई थी। वो आर्यन के कमरे में इसका डेथ सर्टिफिकेट रखने के लिए आया था। इसने आर्यन की कब्र खोली, फिर इसका डॉक्यूमेंट्स वाला दराज खोला और आर्यन का डेथ सर्टिफिकेट रखते हुए इसकी नज़र एक कागज़ पर पड़ी। अरमान ने इस कागज़ को उठाकर देखा तो इसके सर पर आसमान फट पड़ा था। वो मरियम और आर्यन के निकाहनामे की एक कॉपी थी। मुमानी ने इसका निकाहनामा जला दिया था, लेकिन वो ये कॉपी देखना भूल गई, क्योंकि ये कॉपी उसने दराज में रखी थी और निकाहनामा कब्र में पड़ा था इसके कान में। मरियम के अल्फाज गूंजे थे, खुदा की कसम, मैं सच कह रही हूँ अरमान। वो सच्ची थी और अरमान का दिल चाहा ज़मीन फटे और उसमें समा जाए। ये क्या हो गया, उसने क्या कर दिया? वो वाकई इसके भाई की बीवी थी, ना जाने वो
कहाँ भटक रही होगी, ये बच्चा आर्यन का है। मरियम के अल्फाज कान में हथौड़े की तरफ बज रहे थे। वो फौरन निकाहनामे को पकड़ते हुए अपनी मुंह के कमरे की तरफ भागा था। उससे पहले वो कमरे में दाखिल होता कमरे के बाहर हीमू की आवाज़ ने इसके कदम जंजीर कर दिए। वो इसकी कजिन से कोई बात कर रही थी। बस मैं कह चुकी हूँ, तुम ही मेरी बहू बनोगी। किया हो गया है, अरमान तुम्हें पसंद करता है। तुम क्यों मरियम को भूल नहीं जाती? अरे जा चुकी है वो इतनी मुश्किल से। मैंने इसे अरमान के दिल से निकाला है। पहले मेरा एक बेटा खा गई, अब दूसरे बेटे के पीछे पड़ गई है। वो तो शक्र है वक्त रहते ही मैंने निकाहनामा जला दिया था। अरमान के कानों में मंके अल्फाज हथौड़े की मानिंद पड़े थे। अगले ही पल वो दरवाज़ा खोलते दहलीज में नमूदार हुआ और अम्मा ने जल्दी से मोबाइल बंद किया था। मुझे यकीन नहीं आ रहा अम्मी, आपने किया कर दिया। वो कस्में देती रह गई कि वो बच्चा आर्यन भाई का है, लेकिन आपने यकीन नहीं किया और आपने मेरी आंखों पर पिटी बांध दी थी। मैं कैसे यकीन ना कर पाया? आपने एक लड़की के किरदार को मशकूक बना दिया। अम्मी, ये आपने किया कर दिया। आप कैसे भूल गई कि वो आर्यन भाई की औलाद थी? वो कहाँ होगी, ना जाने वो किस दर की ठोकरें खा रही होगी। आपने किया कर दिया अम्मू। इसे यकीन नहीं आ रहा था, उसकी मुँह ने एक लड़की की जिंदगी तबाह कर दी। मेरी बात सुनो अरमान, अम्मू ने कुछ कहने की कोशिश की। बस खुदा के वास्ते यहीं बस कर दे, और मैं बता चुका हूँ, मैं आपकी किसी भांजी किसी भतीजी से शादी नहीं करूँगा। मैं मरियम को ढूंढ लूँगा और उसे अपना बताऊँगा। वो अहद किए घर से निकल गया था। नहीं जानता था मरियम को कहाँ ढूंढेगा, लेकिन वो मरियम को ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक का देगा। वो ख्वाब देख रही थी। उसने ख्वाब में आर्यन को देखा। बहुत खूबसूरत जगह थी। आर्यन, वो आर्यन को पुकारती हुई इसके पास भागती हुई गई थी तो वो मुस्कुरा दिया। आप कहाँ चले गए थे? वो अगले ही पल इसके सीने से जा लगी। मैं कहीं नहीं गया मेरी जान, में यहीं तुम्हारे दिल में हूँ। आर्यन ने इसके सीने पर हाथ रखकर यकीन दिलाया। लेकिन आप चले गए थे? वो इसके सीने से लगती फूट फूट कर रो पड़ी। खुदा के वास्ते मुझे भी अपने साथ ले जाए। वो इससे शिकवा कर रही थी। नहीं मेरी जान, तुम्हें अभी जिंदा रहना है। हम मिलेंगे आलम रूह में, मिलेंगे हम क़यामत में मिलेंगे। अभी तुम वापस चली जाओ उस शख्स के पास। आखिरी बात पर मरियम के चेहरे का खून नचड़ गया। मैंने आपसे कोई भी बेवफाई नहीं की आर्यन, आपको मुझ पर यकीन है ना? मेरा बच्चा चला गया, किसी ने मुझ पर यकीन नहीं किया। वो एक बार फिर इसके सीने से लगती रो पड़ी। आर्यन ने इसके माथे पर लब रखे थे। मैं जानता हूँ तुम हमेशा से मेरी थी, मेरी हो और मेरी ही रहोगी, लेकिन दानियाल अच्छा इंसान है, तुम उसके साथ रह सकती हो। मैं तुम्हें इजाज़त देता हूँ। वो मुस्कुराया था। अगले ही पल उसने नरमी से मरियम को कंधों से पकड़े खुद से दूर किया। वापस लौट जाओ इस दुनिया में, ये तुम्हारी दुनिया नहीं है मरियम। इतना कहते साथ वो दो बना हुआ में गायब हो गया। आर्यन, आर्यन, वो तड़पती हुई उसे पुकार रही थी। आर्यन, आर्यन, इसकी चीखें सारे कमरे में गूंज रही थी। दानियाल एक पल से पहले उठकर बैठा। उसने साइड टेबल लैंप ऑन किया तो देखा मरियम का सारा चेहरा पसीने से तर था। मरियम, मरियम, आर यू ओके? इसने मरियम का गाल थपथपाया कि मरियम को होश आई। उसने आसपास देखा तो वो दानियाल के कमरे में थी। इसे याद आया वो तो इस कमरे में रह रही थी। किया हवा, आर यू ओके? दानियाल ने नरमी से पूछा। आर्यन, आर्यन, वो आसपास देखती हुई आर्यन को पुकार रही थी कि दानियाल के लबों को एक तकलीफ ज़दा मुस्कुराहट ने छुआ था। वो नहीं है मरियम, ये मैं हूँ। दानियाल, वो सिर्फ तुम्हारे दिल में है। इसने मरियम के दोनों हाथ पकड़ते यकीन दिलाया और मरियम के कानों में आर्यन के वो अल्फाज पड़े। उसने भी कुछ ऐसा ही कहा था कि आर्यन उसके दिल में रहता है। हौसला रखो, दानियाल ने इसके आंसू साफ करते कहा और वो बेसाख्ता इसके सीने से जा लगी। मुझे सुकून नसीब नहीं हो रहा दानियाल, में किया करूं? मोहब्बत इंसान को इतनी तकलीफ देती है क्या? वो तड़पती हुई इससे पूछ रही थी और दानियाल का एक हाथ इसकी कमर के गर्द आया और दूसरा हाथ इसके सर तक आया। जिस मोहब्बत में तकलीफ ना हो फिर वो भी मोहब्बत हुई क्या? वो बहुत तकलीफ देती है। कोई दानियाल से पूछता मोहब्बत कितनी तकलीफ देती है जब आपका महबूब आपके सामने आपके रकीब का जिक्र करे। लेकिन नहीं, उसे आर्यन से कोई हसद नहीं था। शायद ऐसा ज़र्फ सिर्फ दानियाल आफंदी में ही हो। मरियम जैसे होश में आई फौरा दानियाल से दूर हो गई तो दानियाल का भी सकता टूटा था।
आई एम सॉरी। वो खुद ही पीछे हो गया। वो बेखुदी में उसे अपने सीने से लगा गया था। वो जानता था इसकी हुदूद क्या ही और मरियम के लबों को एक मुस्कुराहट ने छुआ था। कोई बात नहीं, मैं आपकी बीवी हूँ और अब तो आर्यन ने भी मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं आपके साथ रह सकती हूँ। इसकी बात पर दानियाल हैरान हुआ। इसकी हैरानी देखकर मरियम ने वजाहत की, वो मेरे ख्वाब में आए थे। दानियाल, आप बहुत अच्छे हैं। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं किसी गलत हाथों में पहुंच जाती या शायद अपनी ज़िंदगी तबाह कर देती, लेकिन मुझे एक तकलीफ़ हमेशा रहेगी। मैंने अपना बच्चा भी खो दिया और आर्यन को भी खो दिया। वो एक बार फिर इसके सीने पर सर रखते रोने लगी तो दानियाल को तकलीफ़ हुई थी। वो इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा और मरियम को सुकून सा नसीब हुआ था। वो आज दानियाल के सीने से लगकर दिल खोलकर रो लेना चाहती थी। और मैं अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा वक्त आर्यन की याद में गुजारूं तो आपको तकलीफ तो नहीं होगी। इसकी बात सुनते दानियाल मुस्कुरा दिया, फिर नफ़ीमी सर हिलाया। तो फिर ठीक है, मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी सिंसियर रहने की पूरी कोशिश करूंगी। वो जैसे इस रिश्ते को कबूल करने की हालत में आ गई थी कि दानियाल मुस्कुरा दिया। ये तो मुझ पर नवाजिश होगी। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के संग कह रहा था कि मरियम भी मुस्कुरा उठी। वो दोनों आज शॉपिंग पर आए हुए थे। शायद शादी के बाद पहली बार वो उसे शॉपिंग पर लेकर आया था। तुम्हें जो भी अच्छा लगे वो ले लो, इसने मरियम से कहा तो मरियम ने नफ़ीमी सर हिलाया था। नहीं, मैं हमेशा से अपने शौहर की पसंद के ड्रेस लेती आई हूँ, आपकी पसंद के ही लूँगी। इसने आज आर्यन नहीं कहा था क्योंकि वो हमेशा से आर्यन की पसंद की चीज़ें ही पहनती थी। दानियाल के लबों को मुस्कुराहट ने छुआ था, जैसे वो जान गई थी कि दानियाल के सामने आर्यन का जिक्र उसे तकलीफ देता है। ओके। वो दोनों शॉपिंग करने के बाद फूड कोर्ट तक आए। तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा एक फ़ोन कॉल सुनकर आता हूँ। इसका मोबाइल बज उठा तो वो मरियम को वहाँ बैठने का इशारा करता हुआ एक साइड चला गया। मरियम भी वहाँ मौजूद एक टेबल तक आई और कुर्सी खींचती हुई बैठ गई। उससे पहले वो आसपास देखती, उसके कानों में एक आवाज़ पड़ी। इसके कानों में एक आवाज़ पड़ी, मरियम, और इस आवाज़ ने इसे पत्थर कर दिया। मरियम को लगा अब कभी वो हिल नहीं पाएगी। वो बेयकीनी से पलटी थी। सामने ही अरमान खड़ा था। इसकी आंखों में कानच की करचीन थी, जिसे महसूस करते मरियम को कहीं अंदर कोई तकलीफ हुई थी। वो कदम कदम चलता हुआ मरियम के सामने आया। तुम कहाँ चली गई थी? मैं तुम्हें पिछले 2 हफ्तों से पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ। इसकी हालत अजीब सी हो गई थी। मरियम ने हैरानी से उसे देखा। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई भिखारी हो, शेव बड़ी हुई थी, बालों की हालत ख़राब थी, शर्ट भी सिलवट ज़दा पहन रखी थी। ये तुमने अपना क्या हाल कर लिया अरमान? वो अफसोस से पूछ रही थी। तुम कहाँ चली गई थी? इस बात पर मरियम के लबों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ था। खुदा की ज़मीन बहुत बड़ी है अरमान, बस खुदा जहाँ ले गया चली गई। अरमान को देखते सारे ज़ख्म ताज़ा होते महसूस हुए थे। तुम वापस आ जाओ, मैं तन से निकाह कर लूँगा और मैं भाई के बच्चे को भी अपना लूँगा। मैं जान गया हूँ कि तुमने भाई से वाकई निकाह किया था। इसके अल्फाज उस वक्त मरियम को सिर्फ अपनी तकलीफ़ों पर नमक की तरह लगते महसूस हो रहे थे। मरियम का दिल चाहा कि इसके चेहरे पर एक थप्पड़ खींचकर दे मारे। किया इसकी ज़िंदगी कोई मजाक थी? दानियाल ने दूर से मरियम को किसी से बात करते देखा तो उसके करीब ही आ गया। तुम बहुत देर कर चुके हो अरमान, इस रात सड़क पर चलती कार से मेरा एक्सीडेंट हो गया था। मैंने अपना बच्चा वहीं कहीं खो दिया और अब मैं किसी और के निकाह में हूँ। खुदा के वास्ते यहाँ से जाओ। वो जैसे इससे ज़्यादा बोलना ही नहीं चाहती थी। अरमान ने बेहद बेयकीनी से उसे देखा। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ मरियम, तुम कैसे किसी और से निकाह कर सकती हो? तुम तो कहती थी तुम भाई से मोहब्बत करती हो। वो जैसे बेहद बेयकीन था। इससे पहले मरियम कुछ कहती, दरमियान में ही दानियाल आ गया। जब एक औरत के किरदार को बीच चौराहे में तमाशा बना दिया जाता है तो फिर हमेशा एक मर्द को ही उसकी हिफाजत के लिए आना पड़ता है। जब एक औरत कमज़ोर पड़ जाए तो फिर एक मर्द को उसकी हिफाजत करनी पड़ती है। बेशक वो हिफाजत आर्यन नहीं कर सका, लेकिन वो हिफाजत मैंने की। इसने मुझसे निकाह अपनी मर्जी से नहीं किया, उसकी मजबूरी थी, लेकिन तुम लोग कभी भी समझ नहीं पाओगे, इसलिए मरियम को अकेला छोड़ दो। दानियाल की आंखों से जनगारियां निकल रही थीं। अरमान का दिल टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। अगर तुमने मुझ पर यकीन किया होता तो शायद आज मैं भी तुम्हारी होती और मेरा बच्चा भी जिंदा होता। खुदा के कहर से डरना अरमान, इस
वक्त से डरो, जब क़यामत के रोज़ आर्यन तुम्हारा गिरेबान पकड़कर मेरे बारे में सवाल पूछेगा और ये पूछेगा कि क्यों उसकी बीवी को दे देकर घर से बाहर निकाल दिया गया, इसके बच्चे का क्या कसूर था, बस इस वक्त से डरो। क्या जवाब दोगे अपने भाई को? अरमान खामोश था, इसके पास सिवाय पछतावे और शर्मिंदगी की कुछ नहीं था। तो मरियम के लोगों को एक तंजिया मुस्कुराहट ने छुआ। मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी अरमान, उसने आखिरी बात अरमान से कही। इसके बाद वो दानियल का हाथ पकड़े रेस्टोरेंट से बाहर निकल गई, क्योंकि अरमान ने बहुत देर कर दी थी। अगर अरमान ने मरियम पर यकीन किया होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। बेशक इंसान के साथ वही होता है जिसका इंसान हकदार होता है, जो बोया हो वो काटा जाता है। कभी कभी इंसान वो खो देता है जो इसे बिन मांगे अता कर दिया गया था। वो आज बहुत ज्यादा खुश था, इसकी जिंदगी में जैसे बहारें आ गई थी। डॉक्टर ने उसके हाथों में मखमली कंबल में लिपटी वो गुड़िया पकड़ाई। मुबारक हो, आपके बेटी हुई है। और दानियाल आफंदी सर से लेकर पैर तक खुदा का शुक्रगुजार था जिसने उसे रहमत से नवाज दिया। वो कमरे का दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ तो मरियम नीम हुनूदगी में थी। वो इसके पास बैठा बेटी को अपने सीने से लगा रखा था। फिर इसने मरियम के माथे पर लब रखे। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, खुदा ने मुझे अपनी रहमत से नवाज दिया। मैं एक बेटी का बेहतरीन बाप बनकर दिखाऊंगा और मैं इस आफंदी खानदान की रेत बदल दूंगा। वो अहद कर रहा था कि मरियम ने आंखों से मुस्कुरा दी। खुदा ने इसका नसीब बहुत बेहतरीन बनाया था। वो खुदा की शुक्रगुजार थी। ख़त्म शद।